ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है उसका हमारे पास नाम है पे रोल। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है पे रोल, और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हमारा सिर्फ ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन रह जाएगी, उसको हमने डिस्कस करना होगा। अब बेसिकली पे रोल में क्या होता है कि पे रोल में कंपनी के सारे जो वेजेस एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वेजेस हो गई, सैलरीज होगी, जो भी अपने एम्प्लॉयज़ को पे करने हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पे रोल। इसका अलग डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है कई कंपनीज में, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो कंपनीज छोटी होती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके अंदर ये डिपार्टमेंट नहीं पाए जाते, बट स्टिल अकाउंटेंट्स ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि पे रोल क्या होता है और इसका सिस्टम क्या होता है और किस तरह ये अकाउंट फॉर की जाती हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, सही है। अब दो टाइप की हमारे पास होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया वेज होते हैं और एक होती है सैलरी, ठीक है। अब सैलरी जो होती है ना, वो जो मिल रही होती है एम्प्लॉयज़ को, वो मंथली बेसिस पे मिल रही होती है। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि यार सैलरी मुझे वीकली बेसिस या डेली बेसिस पे मिल रही है। हाँ, लेकिन वेज जो है, वेज आपको वीकली बेसिस पे भी मिल सकती है और डेली बेसिस पे भी मिल सकती है, ठीक है, दोनों पे। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देख लें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, अगर कोई लेबर को आप पे करें तो आप डेली भी पे कर सकते हैं, उनको बेसिकली वेजेस कहेंगे हम, ठीक है, पेरोल की लैंग्वेज में। तो ये हमारी डिस्कस होगी ये चीज़। अब हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रॉस पे है और नेट पे है, उसके अंदर से डिडक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। होता ये है कि ग्रॉस पे आपको एम्प्लॉयर देता है, सही हो गया। एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी का ओनर है, आपको सैलरी, फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको 30 दिन बाद महीने के एंड पे आपको सैलरी पोस्ट कर दी जाती है, लेकिन वो भी ग्रॉस पे, अभी उसमें से डिडक्शंस नहीं हुई, ठीक है। समझना हमने ये है कि डिडक्शंस जो है वो किस किस टाइप की हैं और किस किस तरह की हैं, सही है। नंबर वन हमारे पास डिडक्शन है स्टैचुरी डिडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बाय लॉ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय लॉ। जो आपको गवर्नमेंट डिडक्ट करती है बाय लॉ, आप ऑब्लाइज्ड हैं कि आप उसको डिडक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपका जो टैक्स हो जाता है, ठीक है, वो क्योंकि वो लॉ बनाता है इनकम टैक्स, तो वो स्टैचुरी डिडक्शन में आ जाता है। सेकंड टाइप की डिडक्शन होती है हमारी, होती है वॉलंटरी भी उसको कह सकते हैं और नॉन स्टैचुरी भी कह सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप साथ साथ ACCA भी कर रहे हैं और आप ACCA के मेंबर भी हैं, और आप ACCA को मेंबरशिप फ़ी जो है अपनी सैलरी में से आपने एम्प्लॉयर को बताया हुआ कि यार मेरी सैलरी में से हर साल जो है, क्योंकि इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, तो मेंबर फीस हर साल डिडक्ट कर लीजिएगा, सही है। तो वो भी एक तरह से नॉन स्टैट्यूटरी होती है। इसका मतलब ये बाय लॉ आपको ऑब्लाइज नहीं है। वॉलंटरी का मतलब है आप चाहें तो हो जाए, ठीक है, मर्जी। वॉलंटरी का मतलब होता है मर्जी, ठीक है। अगर कोई आपने ट्रेड यूनियन में सब्सक्रिप्शन की हुई है, कोई पेंशन स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये सारी होती हैं नॉन वॉलंटरी डिडक्शंस। अब होता क्या है अगेन, इसमें ए से इसने रिप्रेजेंट किया हुआ ग्रॉस पे। ग्रॉस पे जो आपको एम्प्लॉयर पे करता है, उसमें से लेस आप करते हैं एक तो पहली वाली टाइप डिडक्शंस की, फिर दूसरी वाली टाइप, जो दोनों हमने पढ़ी हैं, स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी, ठीक है। ये आप जब डिडक्ट करते हैं तो आपके पास नेट पे आ जाती है, मतलब फाइनल अमाउंट जो आप घर ले जाते हैं, और जिसको हम कह सकते हैं टेक होम पे, ठीक है, जो आपको फाइनल हाथ में या बैंक अकाउंट में मिलती है, उसको हम कहते हैं नेट पे, सही है। अब ग्रॉस और नेट का आई थिंक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रॉस होती है सब चीज़ें ऐड हुई हुई हों जिस अमाउंट में, और जैसे जैसे इससे चीज़ें माइनस होती जाती हैं तो एंड में जो हमारे पास अमाउंट रह जाती है उसको कहते हैं नेट, ठीक हो गया जी। ओके, इसके अलावा और भी कुछ डिडक्शन हो सकती हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन हमने देख लिया, कोई आपने पेरोल सेविंग स्कीम कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हॉलीडे पे स्कीम, ये सारी जो स्कीम्स हैं यूके के लिहाज से, ठीक है। पाकिस्तान में हो सकता है इनमें से कुछ हो कुछ ना हो, बट स्टिल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया जो कि आपके लिए समझना काफ़ी है, ठीक हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि यार पेरोल को ना प्रोसेस किस तरह करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर ईच एम्प्लॉय यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है। पहले तो ग्रॉस वेज कैलकुलेट होती है कि एम्प्लॉय ने कितना काम किया उसके हिसाब से, ठीक है। फिर आपकी जो टैक्स पेबल है उसमें से डिडक्ट होता है, ये कौन सी होगी, ये वॉलंटरी डिडक्शन होगी, राइट। दो टाइप के डिडक्शन जो आपने सही तरह याद करनी, क्योंकि वो आपको MCQs में टेस्ट कर सकता है, ठीक है, वॉलंटरी होगी। फिर स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ये देखें ये अलग से हैं, अगर वो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए नॉन वॉलंटरी हो जाएंगी, और कोई मजीद नॉन वॉलंटरी हो वो आप माइनस कर लेंगे।
एक पे स्लिप क्रिएट होती है जिसको हम अभी नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक पेज होता है इस तरह का, उस पर आपको लिखा होता है आपने कितने घंटे काम किया, आपका नाम क्या है, कंपनी में नंबर क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं, आपने अगर कोई कैंटीन से कोई चीज़ें खरीदी उसकी कितनी अलाउंस है, ठीक है, तमाम चीज़ें पे रोल के रिगार्डिंग। और आखिर में लिखा होता है कि आपने टेक होम सैलरी कितनी ले जानी है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपने ले जानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पे स्लिप पे लिखी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पे स्लिप प्रिपेयर करते हैं जिसके ऊपर सारी डिडक्शंस और तमाम चीज़ें लिखी होती हैं रिगार्डिंग सैलरी और वेजेस, ठीक है। और एंड में होता क्या है कि नेट पे हम एम्प्लॉय को पे कर देते हैं और यहाँ पे साइकिल ख़त्म हो जाती है, सही है। अच्छा, अब एम्प्लॉयर जो है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो उसने पे रोल कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है सिस्टम में, ठीक है, और सारी जो उसने डिडक्शंस ली हैं वो उसने अपने पास रखने के लिए नहीं ली, उसने आगे पे करने के लिए ली है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स अगर काटे तो वो आगे पे करने के लिए देना है, ठीक है, और कोई और डिडक्शन की है तो वो आगे पे करने के लिए उसने रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, अपने पास नहीं रखनी। अब आते हैं पे स्लिप पे। पे स्लिप क्या होता है कि हर पेमेंट ऑफ सैलरी और वेजेस टू एम्प्लॉय को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इट शोज कि कितनी अमाउंट आपने पे की है, ठीक है, और कितनी डिडक्शन हुई हैं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, तमाम डिडक्शंस करके वो पे स्लिप पे आपको शो करेगा, सही है। Getting a pay slip means that employee receive wages और सैलरी डायरेक्टली इनटू हिज बैंक अकाउंट। अगर कोई मसला हो जाए तो पे स्लिप दिखा सकता है कि यार ये इतनी अमाउंट आनी थी, अगर कोई ज़्यादा आ गई है कम आ गई है तो वो दिखा सकता है, ठीक है। पे स्लिप एक तरह का प्रूफ होता है। अब इसमें डिटेल्स किस तरह की आएंगी, एक तो ग्रॉस पेज पे आएगी, अगेन ये हम फिर से देख रहे हैं, तीसरी दफ़ा चीज़ देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा दफ़ा देखें उतना फ़ायदा होता है। फिर डिडक्शन आती है हमारी ऑब्वियसली, और फिर एंड में क्या आती है, नेट पे जो आपने घर ले जानी होती है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है पे स्लिप की, ठीक है, ये कोई इंजीनियरिंग कंपनी जस्ट एग्जांपल ली हुई है। एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है थॉमस, एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, पीरियड लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, टैक्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सारी नेशनल इंश्योरेंस नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, पे फॉर वीक एंडिंग सारी चीज़ें, आवर्स लिखे हुए हैं, ये हो सकता है वेजेस पे हो रहा हो, इसने ओवर टाइम भी किया, इसको शिफ्ट अलाउंस भी मिली, ठीक है, सारी चीज़ें आप देखें, सारी अमाउंट इस पे लिखी है। ग्रॉस पे उसकी इतनी बनी, ये देखें उसने कुछ डिडक्शन किए हैं, पेंशन, यूनियन सब्सक्रिप्शन, तो उसकी टोटल पे 370 होगी। उसमें से इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको आप इग्नोर कर दें। ये बेसिकली होता है कि पहले ही आपकी सैलरी से टैक्स काट दिया जाता है। और नेट पे यहाँ लिखी हुई है 281, इसका मतलब 281 जो डॉलर्स हैं वो घर ले जाएगा और उसको नेट पे मिलेगी, सही है। ये होगी हमारी पे स्लिप की एग्जांपल, सही है। अब पेमेंट्स किस तरह की एम्प्लॉय को ये भी देख लेते हैं। तो मोस्ट एम्प्लॉयर विल हैव अ सेट डे ऑन विच एम्प्लॉइज शुड बी पेड। इसका ये मतलब है कि हर कंपनी के अंदर एक सेट डेट होगी। फॉर एग्जांपल हमने हर 30 तारीख को पेमेंट करनी है, या हमने हर 15 तारीख को पेमेंट करनी है। कुछ कंपनी जो है वो अगले महीने भी ले जाती हैं चीज़, मतलब 4 तारीख 5 तारीख को कर देती हैं, ठीक है। इस तरह हर कंपनी का डिफरेंट डेट सेट होगी, ठीक है। वीकली पेड एम्प्लॉयज़ का भी सेम होगा कि सेम डे उनका रखा जाएगा कि हर फ्राइडे को या फिर हर मंडे को आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, इस तरह की। अब ये हो सकता है ये चीज़ें कुछ लिखी हैं कि लास्ट डे भी आप रख सकते हैं, लास्ट थर्सडे फ्राइडे भी रख सकते हैं। इनकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सेंस, आम दिमाग को समझ आती है, ठीक है। जो वेजेस हैं वो किस तरह पे होंगी, कैश में पे हो सकती हैं, चेक में भी पे हो सकती हैं। आप चेक दे सकते हैं, जो आपका आप एम्प्लॉई है वो आपके बैंक में जाके चेक विड्रॉ कर लेगा, कैश विड्रॉ कर लेगा। बैंक ट्रांसफ़र भी हो सकता है और बैंक क्लियरिंग सिस्टम से भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे तरीके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज। पेमेंट्स आर मेड रेगुलरली बाय एम्प्लॉयर टू आउटसाइड एजेंसीज सच एज टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पे ये बात करें कि जो एम्प्लॉयर मैं आपको बता रहा था जो डिडक्शंस करता है, ऑब्वियसली डिडक्शंस अपने लिए नहीं रखेगा, वो आगे उसको पे करनी होगी ना किसी तरह। तो वो पेंशन स्कीम में भी हो सकती हैं, टैक्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं, कोई सब्सक्रिप्शन हो किसी चीज़ की, ठीक है। तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसके लिए। और व्हेन दीज पेमेंट्स आर मेड दे आर रिकॉर्डेड इन कैश पेमेंट बुक, क्योंकि एक कंपनी की एक तरह पेमेंट होती है। ऑब्वियसली उसने इनकम उसकी रिसीव की होती है आपके एम्प्लॉय से, लेकिन फिर भी कंपनी की पेमेंट बनती है। सही हो गया, ओके। आप चलते हैं अगले वाले पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है। अभी पिछला जो है हमारा बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट चल रहा था, इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी आएगा। बट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पे है वो किस तरह कैलकुलेट होती है। अब 3 टाइप्स जो पे होती है ना, वो 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। नंबर ए हमारे पास बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब है बेसिक आपको कितनी मिल रही है। आप नॉर्मल घंटे काम करें, 40 घंटे आपने काम करना है,
हफ्ते में आपको कितनी मिल रही है। 5 दिन काम करने 8-8 घंटे, तो आपको वीक के हिसाब से बेसिक वेज। एक होती है अदर पे, अदर पे के अंदर ओवर टाइम भी आ जाता है। ओवर टाइम का ये मतलब है कि अगर आपने कंपनी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, चलें आपने 40 घंटे लगाने थे, आपने प्लस 5 और घंटे लगा दिए क्योंकि आपने आपके एम्प्लॉयर ने कहा था। अब उन 5 घंटों को क्योंकि आपने अपने घर पे गुजारना था, अब आप अपनी कंपनी में गुजार रहे हैं काम करके, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ पेमेंट आपको एम्प्लॉई जो आपको एम्प्लॉयर है, कंपनी ओनर, वो देगा। ठीक है, शिफ्ट पे भी हो सकती है। शिफ्ट पे का मतलब है कि डिफरेंट शिफ्ट्स लग रही है एम्प्लॉय की। ठीक है, ये भी ओवर टाइम जैसे ही होता है। और एक और टाइप हमारे पास है बोनस एंड कमीशन। ये भी आपको मिलते हैं जब आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, या आपको सैलरी वेजेस ना मिले हो, कमीशन मिल रहा हो एक्स्ट्रा चीज़ों पे, चीज़ें बेचने पे, फॉर एग्जांपल सेल्स की आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी अकाउंट फॉर होता है। सही है, आपकी इनकम के अंदर पे स्लिप में सारी चीज़ें लिखी होंगी। सही है, ओके। आर्ली पेड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा कि पर आवर रेट जो होगा, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का हम कितना पे करते हैं, $8। ठीक है, ये उनकी बेसिक पे हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने 8 घंटे काम किए तो उनकी कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, $64 उनको पे किए जाएंगे। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग आवर्स, इफ एम्प्लॉई इज पेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आवर्स वर्क, उसका जो मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं कि आवर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किस तरह करते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, शायद वो आगे आ भी जाए। एक होते हैं आवरली बेस्ड एम्प्लॉइज, आवरली पेड एम्प्लॉइज। आवरली पेड एम्प्लॉइज मतलब जिनको आवरली बेसिस पे पे किया जाता है कि आप इतने घंटे काम करोगे आपको इतने मिलेगा। एक होता है आउटपुट रिलेटेड पे। ठीक है, आउटपुट रिलेटेड में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में काम करें, तो आप फॉर एग्जांपल 10 यूनिट अगर आप बनाएंगे तो हम आपको $2 देंगे। और इसी तरह अगर आप 50 यूनिट्स बनाएंगे तो हम आपको फॉर एग्जांपल $5 देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होगी। सही है, अब इसका रिवॉर्डिंग का तरीका देख लेते हैं क्या होता है। नंबर 1, क्लॉक कार्ड्स। क्लॉक कार्ड्स का मतलब होता है कि ये आवर्स के लिए होते हैं। अभी हम इसकी बात करें, ठीक है, आवरली। अभी हम आउटपुट पे नहीं आए। क्लॉक कार्ड में क्या होता है कि एक मशीन में जब भी एम्प्लॉई आता है ऑफिस के अंदर, तो एक मशीन में अपना थंब लगाता है या कोई चीज़ लगाता है, तो उसके जो मशीन है वो रिकॉर्ड करना शुरू हो जाती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, थंब भी आप लगा सकते हैं, आपने काफ़ी कंपनीज में देखा होगा बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, वो यही होता है। कुछ कंपनीज में कार्ड्स भी दिए जाते हैं एम्प्लॉई को। ठीक है, क्योंकि फिंगरप्रिंट में काफ़ी फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, तो कार्ड भी स्वाइप कर सकते हैं एम्प्लॉइज। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट ऑफ क्लॉक कार्ड इज गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे क्लॉक कार्ड की एग्जाम्पल दी हुई है ये। ठीक है, तो ये पे स्लिप की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल वीक नंबर कौन सा है, कितने वीक्स हो गए आपको कंपनी में काम करते हुए, आपका नाम क्या है और एंडिंग टाइम क्या है। ठीक है, टाइम लिखा होता है कि इतने बजे आपने कार्ड स्वाइप किया, इतने बजे किया, इतने बजे, डे लिखा होता है इस डे को। ठीक है, उस हिसाब से आपकी सारी यहाँ पे वेजेस कैलकुलेट हो रही होती हैं, और अगर आपने कोई ओवर टाइम भी किया हो वो भी कैलकुलेट हो रहा होता है। ये होता है क्लॉक कार्ड। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। ठीक है, कार्ड का मतलब होता है कार्ड, मतलब कि कागज़ का टुकड़ा। तो घड़ी के टाइम के मुताबिक आपका जो टाइम है वो वेजेस के साथ मिला रहे होते हैं। ठीक है, अगली चीज़ आती है हमारे पास स्मार्ट कार्ड्स। ये भी बेसिकली वही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे होते हैं कि जितनी दफ़ा आप स्वाइप करते हैं स्मार्ट कार्ड्स, अपनी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है ना इनके अंदर, आपने डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स में देखी होगी, ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कि आप कितने घंटे काम किए। फिर आखिर में आप सब एम्प्लॉयज़ से जो है वो ओनर कार्ड मांगता है कि एक एक करके कार्ड दें मुझे। वो स्वाइप करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आ जाती है जो कार्ड के ऊपर स्टोर हुई होती है। ठीक है, अब क्लॉक कार्ड और स्मार्ट कार्ड हमने देख लिए। एक होता है टाइम शीट्स। टाइम शीट्स होता है कि ये मैनुअल चीज़ होती है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ स्वाइप या फिर थंब शम नहीं लगाना होता। टाइम शीट में सिर्फ ये होता है कि अच्छा आज का दिन गुजर गया, आज इतने बजे मैंने क्या किया, इतने बजे क्या किया, इतने बजे क्या किया, और इस तरह आप लिखते जाते हैं, एम्प्लॉय लिखता जाता है कि काम ख़त्म होने तक मैंने कितनी चीज़ें की। फिर अगला दिन आ गया, इतनी चीज़ें की, इस टाइम पे ये किया। इसमें आपको बहुत ऑनेस्टी से काम रिकॉर्ड करना पड़ता है, और इसमें कोई झूठ वूठ आपको नहीं ऑब्वियसली बोलना पड़ता है, क्योंकि वो फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि फिल इन करनी होती है लिस्ट ऑफ आवर्स वर्क ऑन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक फॉर्म होता है कंपनी का बना, ऊपर कंपनी का सारा नाम आता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और इसको कहते हैं हम लोग टाइम शीट। वीकली भी हो सकते हैं, फोर्टनाइटली, मंथली, सारी चीज़ें हो सकती हैं। दीज आर मोर कॉमन अमंग प्रोफेशनल सैलरीड स्टाफ। ठीक है, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, सॉलिसिटर्स हो गए। ठीक है, ये वो लोग रिकॉर्ड करते हैं टाइम शीट्स के ऊपर। ओके जी, अच्छा।
टाइम शीट की देखें एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है। अगेन जॉब नंबर कौन सा है, कौन सी जॉब है, किस कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हैं, कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं। स्टार्ट आपने कब किया, ठीक है, डे लिख दें, टाइम लिख दें। फिनिश कब किया, ये टाइम, ठीक है। चेक किसने किया, आवर्स कितने वर्क किए, ठीक है, कॉस्ट कितनी आई, ये भी टाइम शीट होती है। ठीक हो गया जी। ओके, तो 3 चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली, सही है। एक हमने क्लॉक कार्ड पढ़ा, टाइम शीट पढ़ा और स्मार्ट कार्ड पढ़ लिया, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे भी सारी टाइम शीट्स की एग्जांपल दी हुई हैं और ये भी आप पढ़ लीजिए खुद, यहाँ पे कुछ इतना खास डिस्कशन करने के लिए है नहीं, सही है जी। ओके, अब देखते हैं बेसिक पे कैलकुलेट कैसे होती है, सही है। बेसिक पे याद रखिए, बेसिक पे के अंदर कोई ओवर टाइम बोनस शोनस कुछ भी नहीं आता, ठीक है। बेसिक पे आप सिर्फ कंपनी में वर्क करें किसी बेनिफिट के अलावा, वो वाली होती है बेसिक पे, सही है। अब इस एग्जांपल को हम साथ साथ लेके चलते हैं। एग्जांपल में उसने क्या कहा है कि एक बंदा है टेड, वो 35 आवर्स वर्क करे एक हफ्ते में, ठीक है। हफ्ते में कितना वर्क करे, 35 घंटे, 35 आवर्स। हाउ मच ही विल बी पेड इफ हिज आवरली रेट इज 4.5 पर आवर। ये तो बहुत सिंपल है। 35 आवर्स वो काम कर रहा है, 1 घंटे की 4.5 है, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 आप कर देंगे, 157.5 आ जाएगी उसकी टोटल 35 घंटे की पेमेंट बेसिक पे, ठीक है। अब सैलरी स्टाफ में ऐसा नहीं होता। सैलरी स्टाफ में क्या होता है कि एम्प्लॉय माइट बी पेड 12,000 पर एनम, उसकी एक फिक्स सैलरी होती है। सैलरीड में ये नहीं होता कि आप इतने घंटे काम करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, या फिर इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो इतना आपको हर यूनिट पे मिलेगा। सैलरी बेसिकली होती है कि फिक्स होती है, ये तो आपको पता होगा, राइट, इसमें तो कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ये होगा कि अगर आप 9 till 5 जो कि ज़्यादातर जॉब्स होती हैं, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपको 12,000 पर एनम दिया जाएगा, ठीक है। उसमें 1 घंटे की लंच ब्रेक होगी, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी बेसिक पे होती है सैलरी स्टाफ के लिए, जो कि फिक्स्ड होती है, सही, ये चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। सिर्फ इसमें क्या करना होता है, जैसे देखें 12,000 दिया हुआ है पर एनम, तो अगर आपको महीने की निकालनी है, ये साल की है ना, अगर महीने की निकालनी है तो डिवाइड बाई 12 कर लें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक महीने की कितनी आ जाएगी, $1,000 एक महीने की, ठीक है, ये सैलरी आ गई। अब पीस वर्क वाला जो मैं आपको बताया था ना, आउटपुट रिलेटेड, वो होता है पीस वर्क, सही है। तो ये इसमें बेसिक पे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए और एक यूनिट का कितना मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और एक यूनिट पे आपको $2 मिल रहे हैं, तो $200 आपको टोटल मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आज के काम के लिए, अगर आपने 100 यूनिट आज बनाए हैं, सही है। तो इसको कहते हैं पीस वर्क स्कीम्स, ठीक है। पीस वर्क के हिसाब से आपको पे किया जाता है। अब इसमें थोड़ी बेहतरी ये भी होती है कि हायर रेट आपको पे किया जा रहा होता है, सही है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय माइट बी पेड $5 ईच फॉर फर्स्ट 100 बॉक्सेज एंड $6 फॉर एनी एक्स्ट्रा बॉक्सेज, मतलब कि बेसिक भी हो रही होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी इसमें रखा गया होता है। अब कभी कभी ये भी होता है कि एक मिनिमम वेज गारंटी भी आपको कर दी जाती है, जहाँ पे जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल हालात अच्छे ना हो, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या फिर छोटे कंट्रीज़ हों, जहाँ पे लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, उनको जॉब चाहिए हो, बहुत मतलब गुर्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है मिनिमम वेज, ताकि एम्प्लॉय भी आपका डिसहार्टन ना हो और आपकी कंपनी भी सही तरह चलती रहे, एम्प्लॉय लीव ना करे, सही है। इसमें क्या होता है कि आपको एक मिनिमम वेज सेट कर दी जाती है कि चलो आपने कोई काम नहीं भी किया ना आज, तो मैं आपको $5 दे दूँगा, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय भी खुश हो जाता है और आपका भी काम चलता रहता है, सही है। अब एक एग्जांपल को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एम्प्लॉयज़ हैं, नाम है पीटर, पॉल एंड मैरी, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। उनको पीस वर्क बेसिस पे पे किया जा रहा है, सही है। पहले नंबर पे पीटर का देखते हैं। पीटर इज पेड फ्लैट रेट ऑफ 1.33 फॉर एवरी बॉक्स इज प्रोड्यूस। हर डब्बा वो जो बनाता है उसके ऊपर उसको $1.33 दिए जा रहे हैं। इन 1 वीक ही प्रोड्यूसेस 121 बॉक्सेस। बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे 121 और एक बॉक्स का कितना मिल रहा है 1.33, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसने ये काम किया हुआ है, फाइनल आंसर आ गया 160.93। अब पॉल का देखते हैं। पॉल को 0.99 दिए जा रहे हैं फॉर एवरी बॉक्स इज प्रोड्यूसेस विद, यहाँ पे जो है मिनिमम गारंटीड वेज भी है 80 पर वीक की, सही है। अब हमें देखना होगा कि इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले तो आप नॉर्मल कैलकुलेट करें ना कि एक बॉक्स प्रोड्यूस करने की 0.99 है और उसको जो है 75 बॉक्सेस बना रहा है, राइट, ऐसे ही है।
तो इस हिसाब से कितनी बनेगी 74.25। अब ये देखिए ये 80 जो मिनिमम वेज लिखा है इससे कम है ना, तो यही बात मैं आपको ऊपर बता रहा था कि चलो आपने काम कम भी किया हो तो एम्प्लॉयर जो है आपको एक गारंटी देता है कि चलो आपने काम कम किया है, पैसे आपके कम बन रहे हैं, मैं आपको 80 दे देता हूँ, चलो ठीक है। इसको कहते हैं गारंटीड मिनिमम वेज, गारंटीड होती है ये हर केस में देनी ही देनी है, ठीक है 80। हाँ अगर आप 80 से ज़्यादा काम करो, मतलब कि 86 अगर आपने बनाए हैं डॉलर, फिर हाँ आपको 86 मिलेगी, 80 खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। मैरी का भी देख लेते हैं। 1.33 ईच उसको मिल रहा है 125 बॉक्सेस के, ठीक है उसको। तो 125 इंटू 1.33 हम करेंगे एंड 1.47 फॉर सब्सिक्वेंट बॉक्सेस। 1 वीक शी प्रोड्यूसेस 145 बॉक्सेस। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, देखें 125 को उसको 1.33 मिल रहे हैं, बाकी जो 20 उसने बनाए हैं उसके 1.47 मिल रहे हैं। टोटल उसने 145 बॉक्स बनाए और 195.65 उसको फाइनली पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप होमवर्क एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। अगर इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, सही है। अब देखते हैं अगेन ओवर टाइम में क्या होता है कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओवर टाइम में क्या होता है कि एम्प्लॉई जो बेसिक उसके घंटे सेट किए जाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर 8 घंटे उसमें काम करना है एक दिन में, तो उसको 9 घंटे या फिर 10 घंटे काम करवाया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करे इसके भी ऑब्वियसली उसको पेमेंट मिलेगी, सही है। आर्ली पेड भी हमने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट जो रेट्स हैं उसको लगाए जाएंगे आवर्ली पेड के लिए। फॉर एग्जांपल कि ओवर टाइम का जो अर्ली रेट है वो बेसिक के लिए सेम रहेगा, लेकिन कुछ प्रीमियम उसको पे किया जाएगा, ठीक है। उसको बेसिकली कहते हैं टाइम एंड हाफ। इस वर्ड को आप बिल्कुल समझ लें दिमाग में। टाइम एंड हाफ का मतलब है 1 प्लस 0.5, ठीक है, टाइम एंड हाफ। इसका ये मतलब है कि अगर आपको 1 घंटे की $2 मिल रहे हैं, ठीक है, और ओवर टाइम आपने काम किया है तो टाइम एंड हाफ है, तो इसका ये मतलब है कि आपको ओवर टाइम कितना पे होगा, $2 ये वाली बेसिक पे प्लस इसका हाफ जो कि है 1। तो ओवर टाइम आपको 3 पे किया जाएगा। अब ये प्रीमियम क्यों पे किया जा रहा है, क्योंकि आपको अपने कुछ घंटे सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। आपको कुछ घंटों की कुर्बानी देनी पड़ी जस्ट फॉर कंपनी के लिए, ठीक है, कंपनी में काम करने के लिए। कभी कभी डबल भी हो सकता है, ठीक है, डबल टाइम होगा तो फिर ये $2 किस में तब्दील हो जाएगा, $4 की। ओके हो गया जी, सही है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ओवर टाइम पे कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। सूजन नॉर्मली वर्क्स 35 आवर वीक। वो नॉर्मली कितना काम करती है, 35 घंटे काम करती है एक हफ्ते में, ठीक है। और उसको बेसिक रेट कितना मिलता है, 5 पर आवर, $5 पर आवर। लेकिन एक हफ्ते में उसने 12 घंटे काम किया ओवर टाइम का, मतलब उसने 35 काम नहीं किए, उसने कितना काम किया, 12 और काम किया, मतलब कि 47 उसने काम किए। तो आप देख रहे हैं 12 घंटे एक्स्ट्रा उसने काम किए, ठीक है। 7 घंटे सैटरडे को उसने एक्स्ट्रा लगाए और 5 दिनों में मतलब मंडे टू फ्राइडे हर दिन 1-1 घंटा उसने दिया, तो इस तरह 12 घंटे एडिशनल बन गए, 7+5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको टाइम एंड हाफ पे पेमेंट की जाती है फॉर ऑल ओवर टाइम आवर्स। टाइम एंड हाफ का क्या मतलब है, देखें 5 उसका बेसिक रेट है, ये आप समझ लें अभी बात, ताकि बाद में ना समझानी पड़े, प्लस 5 का हाफ 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का हाफ क्या होगा, 2.5 प्लस 5, तो इसका मतलब उसको 7.5 मिल रहे हैं ओवर टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, एक बेसिक रेट उसको मिल रहा है, 7.5 उसका ओवर टाइम है। तो यहाँ पे ओवर टाइम का निकाल रहा है, कितने घंटे उसने ओवर टाइम काम किया, 12। आपने इसको 47 से नहीं करना, 35 से नहीं करना, जितना उसने ओवर टाइम काम किया सिर्फ उन्हीं घंटों से करना है। 12 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, तो ये आ गया 90, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपको करवा देता हूँ, सी आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। बी ऑप्शन में उसने बताया शी इज पेड टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवर टाइम एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड ओवर टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब कि वीकेंड पे उसने उसको डबल मिल रहा है, वीकेंड पे उसको ओवर टाइम का 10 मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वीकेंड पे उसको $10 मिल गया। लेकिन नॉर्मल जो हफ्तों में वो काम करे उसको वीक डेज में जो इवनिंग्स वो लगा रही है उसको कितना टाइम मिल रहा है, टाइम एंड हाफ, ठीक है, मतलब कि इतना 7.5 जो हमने कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे भी यही काम हुआ हुआ, उसको 10 मिल रहा है, उसने 5 घंटे लगाए हैं इस पे 10 पे, तो इसका आंसर आ गया 5 × 7.5 37.5,
और उसने 7 घंटे वीकेंड पे लगाए हैं, तो वीकेंड पे उसको डबल मिल रहा है, 10 मिल रहा है, इसीलिए उसको 70 मिलेंगे वीकेंड पे। टोटल बन गया 107.5। ठीक है, समझ आ रही है आपको किस तरह कैलकुलेट करनी है? ओके, तो सी ऑप्शन आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाए। सैलरीड स्टाफ सिंपल है यार, सैलरीड में तो कोई मसला ही नहीं है। अब सैलरी में क्या होगा, एनुअल सैलरी 18,200 की है उसकी। ठीक है, 5 आवर्स ऑफ ओवर टाइम भी इसको काम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक हफ्ता वो 8 घंटे ओवर टाइम पे करता है, तो उसको ओवर टाइम पे उसकी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है। सही। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 18,200 लिखा हुआ है, ये है हमारी एनुअल सैलरी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखें बताया हुआ है कि दिस इज डन बाय डिवाइडिंग, जो एनुअल सैलरी है उसको आप 52 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर जो है 52 वीक्स आते हैं। ठीक है, तो जब हम 18,200 को 52 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वीकली आ जाएगी। राइट, जब हमारे पास वीकली आ जाएगी तो उसने फिर बता दिया कि इन फर्दर डिवाइडिंग दिस बाय नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉई, जो वीकली वो काम करे एम्प्लॉई, वो यहाँ पे हमें बताए हुए हैं 35 आवर वीक है उसका। ठीक है, और 5 आवर्स उसका ओवर टाइम है। ठीक है, लेकिन हम वीकली के आवर्स इसको डिवाइड करेंगे, वीकली डिवाइड बाई 35, तो हमारे पास उसका पर आवर जो है आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 35 आवर्स करके। ठीक है, यहाँ पे पर आवर आंसर आ रहा है 10। इसने पहले 1/52 किया, मतलब कि 18,200 को पहले 52 से डिवाइड किया, उसके बाद इसने 35 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ओवर टाइम को उसने कहा टाइम एंड हाफ है। ठीक है, पे एट द रेट ऑफ टाइम एंड हाफ, ये देख लिया। ठीक है, तो टाइम एंड हाफ में क्या करना है, 10 नॉर्मल रेट है, और 10 को आपने क्या करना है, 10 ये जो हमने अभी निकाला है इंटू 1.5 आप कर देंगे तो टाइम एंड हाफ हो जाएगा, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब बोनसेस में अगर हम देखें, बोनस स्कीम्स क्या होती है हमारे पास, बोनस स्कीम्स आर स्कीम्स अंडर विच एम्प्लॉइज गेट एडिशनल अमाउंट, मतलब कि अच्छा वो काम करेंगे तो उनको एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी बोनस के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकती हैं कि डिपार्टमेंट का आउटपुट लिमिट से एक्सीड कर गया, या फिर सेल जो है वो टारगेट से ऊपर चली गई है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो टारगेट से ऊपर चले गए, ये सारी बोनसेस की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आप लोग खुद समझ लीजिएगा, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। ठीक है, हमने जस्ट बोनस स्कीम का आंसर्स यहाँ पे निकालने हैं, सिंपली यहाँ पे निकले में। हम पार्ट ए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, टीना वाला। सही है, तो यहाँ पे खोल लेते हैं हम लोग। सही है, तो यहाँ पे देखें, उसने बताया हुआ कि टीना वर्क्स इन टॉय डिपार्टमेंट एंड इज पेड $100 पर वीक। ठीक है, $100 पर वीक, इन 1 वीक 1230 आर प्रोड्यूस। सही है, तो इस सारी इंफॉर्मेशन को कवर करते हुए 130 एक्स्ट्रा डॉल्स वो बना रही है, 5 टाइम्स का ओवर टाइम है उसका, और प्रॉफिट एक्सीड 90 मिले, क्योंकि 90 मिले से प्रॉफिट ऊपर सवाल में एक्सीड कर गए, तो इसीलिए उसको 100 की एक्स्ट्रा पे मिलेगी। टोटल बोनस को मिल जाएगा 106.5। ये भी बोनस की एग्जांपल है, वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब कमीशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब ज़्यादातर इस सेल्समैन को पे किया जाता है। एग्जांपल इसकी ऐसी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में 1% ऑफ सेल्स हो गया, 2% ऑफ सेल्स हो गया, जितना आपने फॉर एग्जांपल 500 की आपने सेल करनी है तो आपको 10% उस पर कमीशन मिलेगा, मतलब कि आपको 50 रुपये पे कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी कमीशन की एग्जांपल है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी एग्जांपल में उसने बताया हुआ है कि वो सेल मैन है हैरी, उसको 2% और प्लस 0.5% ऑफ मशीनरी सेलिंग मोर देन 10,000 का कमीशन मिलता है। ठीक है, मतलब 2% सारी सेल पे मिलता है, और अगर 10,000 से ज़्यादा सेल करे तो उसको 0.5% मिलता है। ठीक है, इन एडिशन ही रिसीव्स अ फर्दर 0.5% ऑन सेल्स इन एक्सेस ऑफ 100,000 पर मंथ, और भी उसको बोनस मिल रहा है, अगर लाख से ऊपर उसने सेल कर दी तो उसको 0.5 का मिलेगा। अब उसने टोटल सेल कितनी की है, 1,10,000, इसका मतलब उसको तीनों बोनसेज यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, एक तो देखें उसको टोटल सेल पे मिल रहा है 1,10,000 पे, फिर उसको मिल रहा है जो 10,000 से ऊपर वो मशीन्स बेच रहा है। ठीक है, एक उसने 12,000 की बेची और एक उसने 17 की बेची है, तो दोनों पे 0.5 और 0.5 मिल रहा है। तो तीसरे टाइप का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मशीन जो है वो 1 लाख से ऊपर की नहीं बेची। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया 2395। ओके, ओके स्टूडेंट, तो अब इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन को हम लोग देख रहे हैं, वो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि ऑथराइजेशन क्यों हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली पे रोल है। पे रोल जो है ज़्यादातर कंपनीज में कहा जाता है कि सैलरीज और वेजेस जो पे हम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को,
वो सबसे ज़्यादा उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो एक्सपेंसेस का होता है, लाइक 80 to 90% एक्सपेंसेस आप वेजेस और सैलरीज में पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑथराइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेर एम्प्लॉइज इज पेड ऑन बेसिस ऑफ आवर्स वर्क और वर्क डन, हिज पे वेरीज फ्रॉम वीक टू वीक, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। पेरोल डिपार्टमेंट कैन ओनली कैलकुलेट ग्रॉस पे। अब देखें, पेरोल डिपार्टमेंट का काम है कि वो सिर्फ पे निकाले, आवर्स कैलकुलेट करे और सही वाले आवर्स सही एम्प्लॉय को अपोर्शन कर दे, ठीक है। लेकिन उसकी ऑथराइजेशन करनी भी इम्पोर्टेंट होती है, वो इसलिए क्योंकि सही वाले एम्प्लॉय को सही चीज़ देना, अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सैकड़ों हैं, बहुत ज़्यादा, सैकड़ों नहीं मतलब सौ हज़ार में हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ईच एम्प्लॉई को सही वाली आइडेंटिटी उनकी करके सही उनको सैलरी देना, हर किसी का नाम कंफर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हमें ऑथराइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन जो है आर्ली पेड वालों के लिए हम देख चुके हैं, टाइम शीट्स हो सकती हैं, ठीक है, क्लॉक कार्ड हो सकते हैं। आर्ली पेड वालों के लिए जब वो ऑथराइज हो सकते हैं तो वो कंप्लीट जॉब कार्ड्स भी हो सकते हैं उनके लिए, ठीक है। वीकली टाइम शीट हम सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन के अंदर ही आता है, जैसे प्ले स्लिप्स और ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया, ये किस लिए होती हैं, ये होती हैं फॉर ऑथराइजेशन और कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज ना हुई तो क्या होता है, अगर वो फॉलो ना हुई तो पेरोल डिपार्टमेंट शुड रेफर द डॉक्यूमेंटेशन बैक फॉर ऑथराइजेशन बिफोर कैलकुलेटिंग ग्रॉस पे, मतलब कि जो पेरोल डिपार्टमेंट है उसको ऑथराइजेशन के बगैर बिल्कुल पे नहीं करना चाहिए, ताकि गलत एम्प्लॉय को गलत सैलरी ना चली जाए, ठीक है। अब ये इसके तरीके हैं, जॉब कोड्स आप लोग सेट कर सकते हैं। जॉब कोड में ये होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हर एम्प्लॉय एक जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए वो फिनिशिंग कर रहा है, ठीक है, फर्नीचर की, तो इस जॉब को हम एक कोड दे देंगे, फॉर एग्जांपल A01, या फिर मैं एक और कोड दे देता हूँ, फिनिशिंग है तो F02 में देता हूँ, F स्टैंड फॉर फिनिशिंग, ठीक है, इस तरह का मैं कोड दे सकता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट कोड भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ए में है, बी में है, ए में फॉर एग्जांपल दो और हैं, एक A1 है एक A2 है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है डिपार्टमेंट कोड्स। ओके, अब सिक्योरिटी एंड कंट्रोल भी है, ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल है अगेन, ठीक है, इसको आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको फुल समझाने की। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल अगेन वही मतलब है कि आप पे रोल को हैकिंग से बचा लें और कोई फ्रॉड करने से बचा लें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ हाईली सेंसिटिव, जो पे रोल वेजेस और सैलरीज की इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी कंपनी में वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसको बचाना, उसको सही तरह पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह प्रिजर्व हो सकती है कि किसी एम्प्लॉय की पे डिटेल आप दूसरे के साथ डिस्कस ना करें, ठीक है। कोई इस तरह के जो लेटर्स होते हैं पे रोल वाले वो किसी के डेस्क वगैरह पे ना छोड़ें, ठीक है। नॉट लिविंग कंप्यूटर्स अनअटेंडेड, मतलब उनको पासवर्ड वगैरह से प्रोटेक्ट करें और फाइल्स वगैरह को लॉक में रखें, तो ये भी हमारी सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। ओके, अगेन सिक्योरिटी में ये डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ कैश इन्वॉल्व होगी उसको सेफ में रखना चाहिए, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज पैकेट्स, उसको सही तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बीच में कोई ऐसा ना हो कि कोई पे पैकेट्स जो होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजेस जिनको पे करते हैं, कुछ कंपनीज लिफाफों में पे करते हैं, जो लिफाफे हैं वो अनअटेंडेड नहीं होने चाहिए, वो सही तरह सिक्योर्ड होने चाहिए, ताकि कोई बीच में से बिला वजह पैसे ना निकाल सके, ठीक है। अब पर्सनल डिपार्टमेंट एक होता है जिसको HR भी कहते हैं कंपनी के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनका क्या काम होता है, नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ठीक है, पर्सनल डिटेल का रिकॉर्ड बनाना, एम्प्लॉय का क्या एड्रेस है, ID कार्ड नंबर क्या है, नाम क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, एज क्या है, सारी चीज़ें अपडेट करना रिकॉर्ड्स को, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ गया नया आ गया उनको अपडेट करना, ठीक है। HR का आपने नाम सुना हुआ है, तमाम ये काम करते हैं, ठीक है। एब्सेंटीज रिकॉर्ड करना, पे रिव्यूज की डिटेल रिकॉर्ड करना, कितनी पे अभी तक मिल चुकी है, सब चीज़ें पर्सनल डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करता है, ओके जी। ओके, और ऑब्वियसली जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इनको सही प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखना होता है और मिस यूज़ नहीं करना चाहिए इस डेटा को, ठीक है। अब आखिरी चीज़ रहेगी हमारी अकाउंटिंग फॉर पेरोल इस चैप्टर की, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर वाइंड अप करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया बट नॉलेज भी हमने काफ़ी इससे सीख ली है, ठीक है। अगेन अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लेक्चर को वापस रिवाइंड बैक कर लें, या फिर अगर आपको फिर भी समझ नहीं है रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग है एक ही कैलकुलेशन के, मतलब कि कैलकुलेशन तो हमने सीख ली कैसे होता है, ठीक है। अब ये है कि इनको T अकाउंट्स में कैसे डालें, ठीक है, जनरल लेजर्स में जो है इनको कैसे डालें, ठीक है।
तो पे रोल कॉस्ट आर एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर, ये तो हमें पता है कि पे रोल कॉस्ट एक्सपेंस होती हैं। एक्सपेंस आपको याद है कैटेगरी 1 की आइटम है। अगेन मैं डबल एंट्री बेसिक पे ले गया हूँ। कैटेगरी 1 की आइटम है, आपको पता है इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, एंड इफ इट इज डिक्रीज तो ये क्रेडिट होती है, बिकॉज ये क्या है, एक्सपेंस है। ठीक हो गया, ओके। अब पोस्टिंग के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल पे चलते हैं कि पे रोल की पोस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको ग्रॉस पे रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। तो डेबिट आप करते हैं सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट आपने कर दिया क्रेडिट वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट। इसमें भी एक कंट्रोल अकाउंट मेंटेन होता है, जैसे हमने रिसीवेबल के अंदर देखा है और पेबल के अंदर देखा है। अगेन याद करें, कंट्रोल अकाउंट क्या था, टोटल अकाउंट, ठीक है। इसमें जो भी, इसमें तो अलग अलग हर एम्प्लॉय की सैलरी रिकॉर्ड हो रही होगी इस वाले में, और इस वाले में टोटल रिकॉर्ड हो रहे होंगे। इस महीने फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख की सैलरी हम टोटल पे कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल्स को रिकनसाइल करने में कंट्रोल अकाउंट काम आता है। तो डेबिट एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट आप कर देंगे, ठीक है। अगर कोई और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो उसमें, उस केस में भी, क्योंकि वेजेस के अंदर ऐड हो रहा है तो एक्सपेंस हम बढ़ा देंगे इससे, ठीक है। और अगेन कंट्रोल अकाउंट को मजीद क्रेडिट कर देंगे। आपने याद रखना है, इसमें जो कंट्रोल अकाउंट है वो क्रेडिट पे इंक्रीज होता है, ठीक है। वो कैटेगरी 2 की आइटम आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते थे। अब टेक होम पे जो है उसमें आप क्या करेंगे, देखें कंट्रोल अकाउंट के हद तक आप सिर्फ डाल रहे हैं कंपनी में पता लगाने के लिए कि अच्छा इतनी टोटल हमारे एक्सपेंस हो गए। अब जब अपने एम्प्लॉय को पे कर देनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल अकाउंट को वापस डेबिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, फिनिश कर देंगे, क्योंकि डेबिट आप कर रहे हैं, डिक्रीज कर देंगे। और क्रेडिट आप क्या कर देंगे, बैंक। तो इसका ये मतलब हुआ कि वेजेस एंड सैलरी कंट्रोल अकाउंट में तमाम एंट्रीज तब तक ही रहेंगी जब तक आप सैलरीज वेजेस पे नहीं कर देते, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। ओके, आउटसाइड एजेंसीज का भी यही है, कंट्रोल अकाउंट इससे डिक्रीज होता है और पेबल अकाउंट बन जाता है आउटसाइड एजेंसीज का, ठीक है। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। अगेन जो हमने डेबिट क्रेडिट सिंपल देखे हैं वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। आप याद रखें, जो कंट्रोल अकाउंट है वेजेस एंड सैलरी कंट्रोल अकाउंट, वो यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो तमाम चीज़ें जो इसमें अंदर आ रही हैं, इनपुट हो रही हैं, वो यहाँ से हो रही हैं, और जो बाहर निकल रही हैं वो यहाँ से हो रही हैं, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। जो बैंक में आपने पे करनी है एम्प्लॉज सैलरी को, सैलरी एम्प्लॉयज़ वगैरह को, और टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को जो देना है, ठीक है, जो जो डिडक्शन आपने किए, जो आगे आपने पे करनी है, वो आ जाएंगी कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक्सपेंस में भी ऐसे ही, आपको पता है इसमें सिर्फ डेबिट होता है, एक्सपेंस की कोई क्रेडिट एंट्री नहीं होती, ये तो हम शुरू में देख चुके हैं। और टैक्सेशन अथॉरिटी ऑब्वियसली ये आपकी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट पे हम लिखते हैं। पेंशन पेबल भी होगी सारी क्रेडिट पे, ठीक है। सिर्फ जो समझने वाली चीज़ें वो पहले 2-3 अकाउंट्स थे, बाकी को अगर आप ना भी देखें तो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में डबल एंट्रीज नहीं टेस्ट होती, बट स्टिल आपको प्रिपेयर कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अगेन बैंक अकाउंट कंपनी का क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इसमें से पैसे निकल रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। जो एम्प्लॉई है, जब एम्प्लॉई को जा रहे हैं पैसे तो वो प्लस हो रहे हैं, ठीक है। बैंक में से जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसमें से क्रेडिट हो रहे हैं। और इसी तरह पेमेंट्स मेथड्स भी हमने देख चुके हैं कि एक तो आप कैश के थ्रू दे सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं, और एक डायरेक्ट आप बैंक ट्रांसफ़र इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में एम्प्लॉई के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर अब आता है इख्तिताम की तरफ, और फिनिश हो गया हमारा चैप्टर पेरोल का। और इसके जो किट का लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगेन अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू।